हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार है और आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम पे करेंगे, फंगल इन्फेक्शन। फंगस जो है वो कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, कुछ फंगस हम खाते हैं जिनको मशरूम बोलते हैं। अलग अलग तरह के फंगस होते हैं, उसमें से कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो हमको डिजीज़ करते हैं या हमारे लिए प्रॉब्लम करते हैं। वो जो फंगस है जो हमको डिजीज़ करते हैं उनको हम अलग अलग उसमें डिवाइड करते हैं। कुछ हमारी स्किन की सुपरफिशियल लेयर में रहते हैं, जिसकी हम आज बात करेंगे। जो सुपरफिशियल लेयर में रहते हैं उसको हम डर्मेटोफाइटोसिस बोलते हैं और टीनिया बोलते हैं, जो कि हमारी स्किन की सुपरफिशियल लेयर्स में इन्फेक्शन करते हैं। फिर उसके बाद थोड़े और डीप जो हमारी स्किन की थोड़ी नीचे सबक्यूटेनियस लेयर है उसमें कुछ फंगस इन्फेक्शन करते हैं, वो अलग कुछ फंगस इन्फेक्शन होते हैं। और कुछ फंगस इन्फेक्शन जो है वो डीप हमारे ब्लड में इन्फेक्शन करते हैं, जो कि हमने अभी ब्लैक फंगस, ग्रीन फंगस, येलो फंगस जो हमने लोगों ने सुना था, वो सारे जो फंगस है वो डीप इन्फेक्शन करते हैं। इस तरह से जो है हमारी जो फंगस को हम डिवाइड करते हैं कि जो सी लेयर में वो इन्फेक्शन कर रहा है। तो आज जो हम बात करेंगे वो दांत की बात करेंगे, जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। उसके बारे में हम सारी जानकारी इस वीडियो से लेंगे कि दाद क्यों होता है। अब दाद को रिंग वॉर्म भी बोला जाता है, और भी दाद के बहुत सारे नाम है अलग अलग तरीकों में, जैसे पैर पे है या ग्रोइन पे है, जिस एरिया में है उस हिसाब से उसके अलग अलग नाम भी है। रिंग वॉर्म की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, तो बहुत से लोग जो है आप में से उस पर सफ़र भी कर रहे होंगे। उसमें ये लगता है कि ये सालों साल चलती चली जा रही है बीमारी पूरी ज़िंदगी मेरे को चल रहा है, और बहुत लोगों ने आस्था भी छोड़ दिया कि वो अब कभी ठीक नहीं होगी। लेकिन ये बीमारी 100% ठीक होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर मेडिकेशन कर रहे हैं तो ये बीमारी 100% ठीक होती है। लेकिन हम क्या ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से ये बीमारी ठीक नहीं हो रही, वो उसके लिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। जब हम रिंग वॉर्म की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये फंगस जो है हमारे स्किन पे ग्रो करता है। वो इसलिए ग्रो करता है क्योंकि हमारी स्किन में कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं, केराटिन, वो इनका फूड होता है। और जैसे हम लोग हैं अर्थ पे, हम फूड खाते हैं, प्लांट खाते हैं, एनिमल खाते हैं, डिफरेंट चीज़ें खाते हैं, एयर यूज़ करते हैं, ऐसे ये फंगस हमारी बॉडी पे रहते हैं और डिफरेंट चीज़ें खाते हैं और सर्वाइव करते हैं। तो वो अपने सर्वाइवल के लिए स्किन पे ग्रो करते हैं। अब लेकिन होता यह है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आती है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। इस वीडियो बनाने का मेन मकसद ही यही था कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, हम ऐसी क्या गलतियाँ कर देते हैं जिससे हम फंगस हमें आ जाता है, और फिर हम क्यों वो जो है ठीक होता है, फिर दोबारा आ जाता है, फिर ठीक होता है, फिर दोबारा हो जाता है। इस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे। तो मान लो कि स्किन के ऊपर हमारा जो है फंगस आया, फंगस आने के बाद में क्या होता है कि हमारी बॉडी में वो ग्रो करने लगा, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमें कुछ लगा कि दाद हो गया। अब यूजुअली माइंड में ये बैठा होता है कि दाद है, तो कोई भी जो एडवर्टाइजमेंट आ रही है, एडवर्टाइजमेंट हमने टीवी पे देखी या हमने अपने रिलेटिव से पूछा, उसके बारे में हमने पता किया और हमने मेडिकल शॉप से जा करके क्रीम ली और फिर हमने उसको लगाया। लगाने के बाद वो ठीक हो जाता है, एकदम ठीक हो जाता है, और फिर वो लेकिन कुछ टाइम बाद दोबारा हो जाता है। फिर हम जाके दूसरा लेते हैं, फिर दोबारा हो जाता है। तो हमें लगता है यार ये तो अब चलता ही रहता है, और ये चलता रहता है। इस तरह से साइकिल चलती रहती है। अब ऐसा क्यों होता है? यूजुअली जो मेडिसिन आपको देते हैं मेडिकल स्टोर वाले, एडवर्टाइजमेंट वाले, उसमें स्टीरॉयड होता है। अब ये मेडिकेशंस क्या करती है? अब होता यह है कि मान लो फंगस आया आपकी बॉडी में, तो हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है जो कि कुछ भी बाहर से बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी चीज़ आती है, उस चीज़ को मारने के लिए हमारी बॉडी जो है रिस्पॉन्स करती है कि यहाँ से फंगस आया ये, और यहाँ से ये सेल्स जाएंगे और इस चीज़ को, इसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन जब हम इस पर स्टीरॉयड लगा देते हैं तो फिर उसके बाद ये स्टीरॉयड हमारे इन सेल्स को हटा देता है और ये फंगस ईजिली और ग्रो कर जाता है, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो और बढ़ जाती है। ऐसा मैं आपको एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ। होता ये है कि मान लो हमारी ये कंट्री है, यहाँ से बाहर से टेररिस्ट आए, बहुत सारे टेररिस्ट आए। अब हमारी बॉडी ने वहाँ पे सोल्जर्स भेजे, ये हमारे सोल्जर्स हैं। अब वो सोल्जर्स भेजे, वो सोल्जर जो है इन टेररिस्ट को ख़त्म करेंगे, किल करेंगे, ताकि वो इन्वेड ना करे और हमारी चीज़ों को यूज़ ना करे।
ये सोल्जर भेजेंगे। जब ये सोल्जर भेजेंगे तो वहाँ पे वॉर होएगी, जब वॉर होएगी तो वहाँ पे डैमेज भी होगा। अब उस वॉर में कुछ बारूद और ये सब चीज़ें निकली तो वहाँ पे डैमेज होगा। ऐसी सेम जब फंगस आता है तो हमारी बॉडी के सेल्स जाते हैं उनको मारने के लिए, तो वहाँ पे डैमेज होता है। उस डैमेज की वजह से इन्फ्लामेशन होती है। एक शब्द होता है इन्फ्लामेशन, उसका मतलब ये होता है कि जब वहाँ पे वॉर होएगी तो वहाँ पे रेडनेस आएगी, लालीपन आएगा और वहाँ पे सूजन आएगी, स्वेलिंग होएगी और उसके साथ में वहाँ पे आपको खुजली भी हो सकती है, उसको इचिंग बोलते हैं। और जब डैमेज होगा तो स्किन झड़ झड़ के निकलेगी, उसको स्केल्स बोलते हैं, जो कि वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम करती है कि मेरे खुजली हो जा रही है और खुजली की वजह से आप वो क्रीम्स लगाते हो। लेकिन जब हम स्टेरॉइड लगाते हैं, अब स्टेरॉइड क्या होते हैं, टॉपिकल स्टेरॉइड, वो क्या करते हैं कि आपके ये जो सोल्जर्स हैं उनको हटा देते हैं। अब मान लो, अब खुद ही सोचो कि हमने सोल्जर्स हटा दिए और जो है टेररिस्ट आए हुए हैं, अब वो सोल्जर्स हटा देंगे तो क्या होगा, टेररिस्ट जो है आराम से जितना ज़्यादा एरिया कब्जा करना होगा वैसे करेंगे। ऐसे ही फंगस अब और फैल जाते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, जब लड़ाई झगड़ा ही नहीं हो रहा, वॉर नहीं हो रही, तो इन्फ्लामेशन नहीं होती, आपको इचिंग नहीं होगी, सूजन नहीं होगी, रेडनेस नहीं होगी, तो आपको अच्छा लगेगा कि मैंने स्टेरॉइड लगा लिया और सारे मेरे जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। अब रैश जो है वो चला गया है, मेरे को खुजली भी नहीं है, एकदम बढ़िया दवाई दी है मेडिकल स्टोर वाले ने, क्या बात है, अब तो मैं जो है उसी से ही इलाज कराऊंगा, मेरा मात्र 50 या 60 रुपए में काम बन गया। लेकिन क्या किया उसने, जो स्टेरॉइड दिया था उसकी वजह से सोल्जर हट गए थे। अब वो फंगस जो है उसको खुला मैदान मिल गया, अब वो और 1 से 4 होंगे, 4 से 10 होंगे, वो और फैलेगा। लेकिन जब आपने वो स्टेरॉइड बंद किया तो आप अपनी बॉडी को बचाओ ना बचाओ, अपना इम्यून सिस्टम तो आपको बचाएगा ही। तो फिर दोबारा से इन्फ्लामेशन होगी और वो रैश और वो इन्फ्लामेशन और वो खुजली अब और ज़्यादा बढ़ के निकलेगी। तो ये प्रॉब्लम ऐसे होती है। तो स्टेरॉइड आपको नहीं लगाना है, ये चीज़ मेन इम्पॉर्टेंट है इसके उसमें। अब स्टेरॉइड को आप कैसे पहचानेंगे, अगर कोई भी क्रीम है उसमें क्लोबीटासोल लिखा है, हेलोबीटासोल लिखा है, बेक्लोमेथासन लिखा है, बीटामेथासन लिखा है, मोमेटासोन लिखा है, ये जो है कॉमन स्टेरॉइड कंटेनिंग क्रीम है। अगर इसके अलावा भी और स्टेरॉइड्स होते हैं, लेकिन अगर किसी क्रीम में ये शब्द लिखे हैं तो आपको वो क्रीम फंगल इन्फेक्शन के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। फंगल इन्फेक्शन में ये क्रीम्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है, जिसका रीज़न मैंने आपको ऊपर बताया क्यों यूज़ नहीं करनी है। नहीं तो आपको लगेगा अब कभी मेरा फंगस सही नहीं होगा और ये चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। फिर हमें क्या करना है, तो हम अब जो है उसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे, कैसे फंगल इन्फेक्शन हमको आया उसकी बात करेंगे। ये जो आता है वो किसी और से आता है, बाहर के वातावरण से आता है। अगर किसी और को घर परिवार में फंगल इन्फेक्शन है उससे आपको आ सकता है, फोमाइट से आ सकता है, अगर आपके पेट्स हैं उस पेट्स से आपको ट्रांसफ़र हो सकता है अगर उसको फंगल इन्फेक्शन है। या बहुत ही कॉमन चीज़ है, अगर आप बार बार ट्रैवल करते रहते हैं तो जितने भी होटल्स और रेस्टोरेंट है देखने में बहुत खूबसूरत रखते हैं, बहुत अच्छे से वो एकदम सजा के रखते हैं, अच्छी सी सीनरी होती है, बट वहाँ से इन्फेक्शन होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और वो इतना कॉमन है कि बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलता है जो ट्रैवलर्स हैं उनमें ये इन्फेक्शन होना, क्योंकि वहाँ पे वो टॉवल्स, बेडशीट, ये सब चीज़ें इतनी क्लीन नहीं होती। वो आप रिपीट यूज़ करते हैं तो आपसे पहले वहाँ पे कोई रहता होगा, उसको वो इन्फेक्शन होगा जिससे आपको वो हो सकता है। इवन ये चीज़ें मैंने उन लोगों में भी देखी है जो केवल 5 स्टार्स बुक करते हैं और उसी में रहते हैं, तब भी ये चीज़ें ये इन्फेक्शन उनमें भी ज़्यादा पाया जाता है। तो उस चीज़ों से बचना है, ये आपको किसी और से ही ट्रांसफ़र होता है फंगल इन्फेक्शन, तो उस चीज़ों से बचाना है। कौन से एरिया में होता है, जिन पार्ट्स में हमारी नमी ज़्यादा होती है, जैसे थाई, अंडर आर्म्स, इन जगहों पे जो है उंगलियों के बीच में, पैर की उंगलियों के बीच में फंगल इन्फेक्शन ये ज़्यादा कॉमन है, लेकिन बाकी बॉडी पार्ट्स में भी हो सकता है। फिर ये फंगल इन्फेक्शन नाखूनों में भी हो सकता है, जिसमें नाखून पीले पड़ने लगते हैं, नाखून की थिकनेस बढ़ने लगती है, नाखून उठ के फिर टूटने लगता है
और ये इन्फेक्शन नाखून में भी हो सकता है। छोटे बच्चों में ये इन्फेक्शन बालों में भी हो सकता है, जिससे बाल जो है डिस्ट्रॉय होते हैं और बाल टूटते हैं। बच्चों में इन्फेक्शन बालों में हो सकता है। अब इसका जो है इलाज क्या है, अगर प्रॉपर अब हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका इलाज क्या है। इलाज में जो है इसमें 2 तरह की दवाई आती हैं, टॉपिकल लगाने वाली दवाइयाँ आती है और ओरल खाने वाली दवाइयाँ आती हैं। टॉपिकल में जो लगाने वाली दवाइयाँ हैं उसमें जो है जब हम बात करते हैं तो वो कीटोकोनाजोल होती है, मिकोनाजोल होती है, क्रोट्रीमाजोल होती है। ये पहले ज़्यादा यूज़ होती थी, अभी जो है वो लुलिकोनाजोल होती है, सर्टाकोनाजोल होती है, इबरकोनाजोल होती है। और अब जो है टॉपिकल में इट्राकोनाजोल आ चुकी है, बट मैं उसको यूज़ करना एडवाइज़ नहीं करूँगा आपको। ये मेडिकेशन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। नेल में जो ज़्यादा बेनिफिट करती है वो एमरोल्फिन और साइक्लोपायरोक्स, एमरोल्फिन और साइक्लोपायरोक्स, ये जो है नेल के लिए मेडिकेशन है। ये सारी दवाइयाँ टॉपिकल में लगाने वाली है, आप इन दवाइयों को लेकर के लगा सकते हैं। लेकिन जो है इसके साथ में आपको ये देखना पड़ेगा ओरल मेडिकेशन भी चलनी है। तो ओरल मेडिकेशन में जो आती है वो डोज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है और कितना आपको यूज़ करना है, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो आप जो है अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से डिस्कस करके ये मेडिकेशन स्टार्ट करिए। एटलीस्ट एक बार आपको ये पूरा डिस्कशन करके मेडिकेशन तभी स्टार्ट करनी चाहिए, मैं तो यही सलाह दूंगा। और जो ओरल आती है उसमें इट्राकोनाजोल आती है, फ्लूकोनाजोल, टर्बिनाफिन, ग्रीजियोफल्विन, ये जो है ओरल मेडिकेशन अवेलेबल है फंगल इन्फेक्शन के लिए। साथ में जो है स्वेटिंग कम हो तो उसके लिए पाउडर्स या सोप वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मेडिकेशन जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके साथ में इचिंग कम करने के लिए आप एंटीहिस्टामिन या इचिंग कम करने वाली दवाइयाँ आती हैं, लीवोसिट्रिजिन, हाइड्रोक्सीजिन, ये एंटीहिस्टामिन्स है जो कि डिफरेंट जो है आती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो इफ़ेक्ट अब जो है फंगस में जो है रेजिस्टेंट हो रहा है, तो इनका इफ़ेक्ट जो है अब डिले स्टार्ट होता है और ये थोड़ा लॉन्ग टर्म मेडिकेशन चलती है। आप ये मोटा मोटा मान के चलिए, अगर आपने मेडिकेशन स्टार्ट करी है तो उसके 1 वीक बाद ही जो है आपको इफ़ेक्ट दिखने लगेगा अपने रैशेज़ में, 1 वीक बाद। लेकिन इचिंग में आपको इफ़ेक्ट तुरंत मिलने लगेगा जब आपने मेडिकेशन स्टार्ट की है तो। लेकिन 1 वीक बाद से जो है रैश आपके कम होने लगेंगे। और मेडिकेशन चलेगी कितना, अप्रॉक्सीमेटली 4 to 8 वीक्स आपको मेडिकेशन लगातार चलेगी। अब कुछ लोग करते हैं फिर बीच में ठीक हो जाता है और फिर वो बंद कर देते हैं, उसके बाद वो दोबारा हो जाता है। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी स्किन की जो शेडिंग होती है वो 28 डेज़ में होती है और ये फंगस वहाँ पे सरवाइव करता रहता है। 28 डेज़ में हमारी स्किन चेंज होती है। जब ये फंगस वहाँ पे ग्रो कर रहा है, ऊपर से हील हो गया, लेकिन बीच में तब भी फंगस के पार्टिकल रह सकते हैं और वो रीग्रो कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद भी आपको कुछ टाइम मेडिकेशन और करनी है जिससे वो दोबारा ना हो। और अगर आप बीच में कुछ फंगस, मान लो आपने जो हमने पहले एग्जांपल लिया था कि सोल्जर और टेररिस्ट वाला, उसमें मान लो आपने कुछ टेररिस्ट को छोड़ दिया तो वो फिर से ग्रो कर जाएंगे, उनकी जनसंख्या फिर से बढ़ जाएंगी और वो फिर से ग्रो कर जाएंगे। हमको कम्प्लीटली ख़त्म करना है अपने में भी और अगर हमारे घर परिवार में किसी को है उसमें भी, ताकि किसी को भी ये इन्फेक्शन फिर दोबारा ना हो। इतनी लगभग ये मेडिकेशन चलती है। अगर आप स्टेरॉइड कंटेनिंग क्रीम लगा रहे थे और फिर आपने उसको सडनली बंद किया, तो मैंने बताया था कि जब आप स्टेरॉइड बंद करेंगे तो इन्फ्लामेशन दोबारा से होएगी, तो आपके सिम्टम जो थे रेडनेस, इचिंग वगैरह वो दोबारा से आएगी। और इस मेडिकेशन का इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं स्टार्ट होता, तो 1 वीक आपको वेट करना है स्टार्ट होने के लिए।
अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं, तो आपको इस तरह की मेडिकेशन दी जाएंगी जिससे वो इन्फ्लामेशन कम हो जाए और आपको जल्दी आराम मिले, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो। अदरवाइज आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे तो मैं यहाँ पे एक शब्द लिखता हूँ, 100% क्योर अवेलेबल है दाद के केस में। तो गाइस मैं आशा करता हूँ आपके जो है फंगल इन्फेक्शन, जो दाद बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, वो बहुत ही आपको परेशान करती होगी, उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिला होगा। तो अगर आपका कोई और क्वेश्चन इससे जुड़ा रहता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं और आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशंस की मैंने एक बात छोड़ दी थी। इन्वेस्टिगेशन जो है वो ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हैं या बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं, उसका कोई इसमें फ़ायदा नहीं होता। ये बीमारी को देख के ही डायग्नोसिस की जा सकती है। कई बार ज़रूरत पड़ती है, अगर नहीं समझ में आता तो स्किन स्क्रैपिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें जो है स्किन में कुछ आपके हल्का सा स्केल जो चमड़ी ऊपर से निकलती रहती है वो लिया जाता है और वो 10% QH में डाल के उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, तो आपको फंगस की दिखते हैं। वो फंगस आपको माइक्रोस्कोप में दिखते हैं, हम किसी वीडियो में आपको दिखा देंगे वो फंगस कैसे दिखते हैं। इससे भी डायग्नोसिस उसकी हो जाती है। अदरवाइज स्किन बायोप्सी से भी होती है, लेकिन कोई ब्लड टेस्ट वगैरह से डायग्नोसिस नहीं होती है। ब्लड टेस्ट फंगल इन्फेक्शन में तभी कराया जाता है जब हमें लगता है कि आपको कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, लाइक आप जब डॉक्टर को फील होगा कि आपकी इम्यूनिटी वीक है, आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, आपको कोई HIV प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई और कॉज तो नहीं है जिससे आपको फंगल इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो रहा है, तभी जो है ब्लड टेस्ट की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपको बिल्कुल भी ब्लड टेस्ट में अपना टाइम और पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। ये डायग्नोसिस जो है पहचान के की जा सकती है और ट्रीटमेंट अगर आप प्रॉपर करें तो 100% इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है और सही हो जाता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।